नॉर्थ इंडियन हिमालयस में बसी एक ऐसी जगह, एक ऐसी ज़मीन जहां हर मोड़ पर दुनिया बदल जाती है। शिमला से शुरू होती है जर्नी, निकलती है किन्नौर के उन खतरनाक पहाड़ों में से, हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे से, जिसे दुनिया वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड के नाम से जानती है। इस सफ़र का असली एहसास वहीं से शुरू होता है। सांगला की गहरी वादियाँ, नाकों की वो शांति, संगम का वो प्यार, कालपा की वो खूबसूरती, और फिर काजा, जहाँ ऑक्सीजन कम, तारे बहुत, पर इन जिंदगी का एहसास सबसे गहरा। यहीं मिलता है वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज, यहीं चलता है दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस, और यहीं है एशियाज हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज। 7 days, endless turns, thin air, and the road that tests every breath. But beyond all of that lies a world unlike anything we know. This is a cinematic journey. I am Karan Creation. I'm gonna take you with me to Spiti Valley. All the episodes from this series are already available on my channel. This is just a combined cinematic video. अगर आप पूरी जर्नी पूरी डिटेल में देखना चाहते हैं, then you can watch those episodes. Otherwise, enjoy this cinematic journey, guys. हमारा पहला दिन जलंधर से निकलने के बाद हम पहुंचते हैं सुखना लेक चंडीगढ़। चंडीगढ़ में हमारा स्टे सिर्फ 30-40 मिनट का ही था। खाना खाने के बाद फ्रेश होने के बाद हम निकलते हैं शिमला के लिए। चंडीगढ़ से शिमला 3 घंटे की ड्राइव हमारे लिए पहले ही बहुत रोमांचक थी। इतने सालों बाद पहाड़ देखने का मौका मिल रहा था। सोलन से होते हुए उन वादियों में से जब हम निकलते हैं तो एक अलग ही मज़ा था, और आखिरकार हम पहुंचते हैं शिमला। शिमला पहुंचने के बाद हमें एहसास होता है कि क्यों इस जगह को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। शिमला जितना गानों में, जितना फिल्मों में सुंदर है, उससे कई गुना ज़्यादा असल ज़िंदगी में है। ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया आर्किटेक्चर, मॉडर्न कल्चर और घरों और मकानों की लाल छतें इस जगह को और भी ज़्यादा रोमांटिक बना देती हैं। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड क्वीन ऑफ हिल्स। मैंने मैक्लोडगंज, मैंने धर्मशाला भी देखा है, मैंने और भी पहाड़ी जगहें देखी हैं। आई हैव बीन टू प्लेसेस इन कनाडा, बट शिमला जैसी ब्यूटी इट्स अनमैचेबल। होटल बुक करने के बाद हमारा अगला प्लान था शिमला का माल रोड घूमने का। शिमला का माल रोड वन ऑफ द मोस्ट फेमस माल रोड है हिमाचल प्रदेश में और इंडिया में भी। और इसको फेमस बनाने के पीछे कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि माल रोड इज़ कम्प्लीटली ट्रैफिक फ्री जोन। सो यहाँ पे कोई गाड़ी कोई ट्रक नहीं आता, तो आप बिना किसी टेंशन, बिना किसी स्ट्रेस के घूम सकते हो। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न मेरे को माल रोड घूमने में अलग ही मज़ा आ रहा था, स्पेशली व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग। तो मेरे को कोई टेंशन नहीं थी एंड कोई स्ट्रेस नहीं था। आई वाज जस्ट फ्रीली रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई फेल्ट इन शिमलाज माल रोड। सो अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 2 की, दैट वाई शिमलाज माल रोड इज़ वन ऑफ द बेस्ट। इसके पीछे हाथ है monumental and historical building, the Ridge का। मैं मानता हूँ कि इंडिया में हर एक इंसान ने इस चर्च को कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखा होगा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चर्चेज इन द वर्ल्ड, स्पेशली बिकॉज इट्स सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द सिटी। सिटी के बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड है, और
वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन शिमला है। बिल्ट इन 1857 बाय ब्रिटिशर्स, ये चर्च इंडिया की सेकंड ओल्डेस्ट चर्च है। मैं अपनी पर्सनल बात ही करूं तो मेरे को हिस्ट्री बहुत पसंद है, स्पेशली हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। सो जब मैं अंदर गया चर्च के, एक अलग ही सुकून था। 15-20 मिनट कैसे निकले कुछ नहीं पता लगा। हम जब बाहर आए तो हमें पता लगा कि चर्च के साइड पे मार्केट लगी हुई है। आई डोंट नो इट वाज देयर जस्ट फॉर वन डे और इट्स ऑलवेज देयर एवरी डे। मेरे को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, बट देख के लग रहा था कि हमेशा ही लगती है ये मार्केट। धीरे धीरे शाम हो रही थी और लोगों का आना जाना बढ़ रहा था। शिमला में इवनिंग का एक अलग एहसास होता है। टूरिस्ट के साथ साथ लोकल लोग भी शाम को निकलते हैं माल रोड की सैर करने के लिए। ऑलमोस्ट होटल वापसी का टाइम था। लोग लक्कड़ बाज़ार की तरफ भी जा रहे थे, बट हमारा सफ़र आज का बहुत लंबा रहा। जालंधर से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से शिमला। हम काफ़ी थक चुके थे, सो हमने सोचा कि लक्कड़ बाज़ार को हम स्किप कर देते हैं। हमारे पास काफ़ी दिन हैं और काफ़ी मौके मिलेंगे। होटल वापसी समय अभी भी एक जगह रहती थी जिसके बारे में हमने काफ़ी सुना था। शिमला की वन ऑफ द मोस्ट फेमस बेकरी, त्रिशूल बेकरी। सो इस बेकरी के बारे में काफ़ी कहा जाता है कि काफ़ी पुरानी बेकरी है शिमला की। सो हमें था कि हम कुछ ट्राई करें। लगभग 5 मिनट की वॉक करने के बाद हम पहुंचते हैं त्रिशूल बेकर्स। बेकरी के बाहर लाइन देख के हम और एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी रश था। मेन्यू काफ़ी बड़ा था। 15-20 मिनट की कन्फ्यूजन के बाद भी हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या खाया जाए और क्या नहीं। ओनर्स के साथ बात करने के बाद पता लगा हर एक चीज़ डिफरेंट है एक दूसरे से। काफ़ी सोचने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम बेकरी की सबसे बेस्ट सेलिंग चीज़ें जो हैं वो ट्राई करेंगे। उनमें से 4-5 चीज़ें हमने सेलेक्ट की। सबसे पहली थी स्पूनी, और ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट बिस्किट पेस्ट्री थी। ऐसी बिस्किट पेस्ट्री मैंने आज तक कभी नहीं खाई थी। अंकल ने हमें समझाया कि ये कैसे बनती है और कैसे हम इनकी फिलिंग करते हैं। तो उस चीज़ के बाद हमने जब इसको ट्राई किया तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था फूड में। बट उसके बाद जो हमने चीज़ें ट्राई की, जैसे कि इक्लेयर्स थे, कुलचा था, मोमोज थे। तो जिस जगह से हम आते हैं जालंधर पंजाब से, आई थिंक वो चीज़ें इजीली बीट हो सकती हैं। हमारे शहर में वन ऑफ द बेस्ट फूड मिलता है। बट या फॉर स्पूनी मेरे को लगता नहीं कि ऐसी चीज़ पंजाब में कहीं पे मिलेगी। सो अगर आप त्रिशूल बेकरी कभी भी विज़िट करो, नेवर एवर मिस स्पूनी। सूरज ढल रहा था और अब वापसी का टाइम था। हम निकल पड़े थे अपने होटल के लिए। वापस जाते जाते हमें दिखती है ये स्टेयरकेस, इतनी लंबी जो सीढ़ी है, ये बिल्कुल सिटी के अंदर तक जाती थी। रात होने को थी और नींद भी बहुत ज़ोर शोर से आ रही थी। प्लस आज हमारा पहला दिन था, कल हमने अपने ड्राइवर भैया को मिलना था। कल के लिए एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा थी बिकॉज कल हमें दिखने वाला था वो रोड, वर्ल्ड्स डेडलीस्ट रोड, किन्नौर वैली। सो हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं सुबह लेट उठूं। तो पूरे दिन का एक छोटा सा रिकैप देते हुए मैंने किया अपने पहले दिन को एंड, और आप सबको भी गुड नाइट। मिलते हैं डे 2 में। सो डे 2 का हमारा प्लान बहुत सिंपल था। होटल से गाड़ी निकाल के हम पहुंचेंगे एमसी पार्किंग शिमला में, जहां पे हमारे ड्राइवर भैया हमारा वेट कर रहे होंगे। फिर वहां से हम उनकी गाड़ी लेके निकलेंगे शिमला टू सांगला, किन्नौर वैली से होते हुए। दिन की शुरुआत थोड़ी सी स्लो हो गई क्योंकि हमारी गाड़ी की बैटरी समहाउ डेड हो गई, बट इट्स ओके। आफ्टर 20 to 25 मिनट्स इट वर्क। आई थिंक इट्स बिकॉज द एसी। हमने जलंधर से आते समय एसी यूज़ किया और चंडीगढ़ के बाद जब हम शिमला के लिए निकल पड़े तब भी हमारा एसी ऑन ही रहा। सो समहाउ इट जस्ट यूज द बैटरी पावर। एमसी पार्किंग पहुंचते ही हम मिलते हैं टिंकू ठाकुर भैया जी से, जो कि हमारे ड्राइवर रहेंगे अगले 7 दिन के लिए। भैया का नेचर बहुत ही अच्छा था और बहुत शांत स्वभाव के इंसान थे, और हमें ये श्योरिटी हो गई कि हमारे अगले 7 दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं। 15-20 मिनट की बातचीत के बाद हमारी गाड़ी जब पार्किंग में लग चुकी थी तो हम तैयार थे सांगला को निकलने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड था किन्नौर वैली को देखने के लिए। सो लेट्स गो।
एक और बहुत अच्छी बात थी कि टिक्कू भैया जी बहुत अच्छे स्टोरी टेलर थे। उनके पास कहानियों का खजाना था। हमें हर मोड़ पे एक नई कहानी सुनने को मिल रही थी, जिससे रास्ता और भी रोमांचक लग रहा था। एप्पल ऑर्चर्ड्स देखते देखते हम पहुंचते हैं नारकंडा, जहां हमने 5-10 मिनट का स्टे लिया, फ्रेश हुए, कुछ फ्रूट्स लिए और अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। नारकंडा से निकलने के 1-2 घंटे बाद ही हमें बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी, बट रिमोटली एरिया होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा रेस्टोरेंट थे नहीं। हमें सिर्फ एक ही पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट दिखा, जो कि था छोटे से गांव निरसू में। मेन रोड पर बसा ये छोटा सा रेस्टोरेंट अंदर से देखने में बहुत सुंदर था, बट इकलौता होने के कारण इसके प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा थे। बट हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी थी और हमने 2 पिज़्ज़ाज ऑर्डर किए। मेरा प्लान था सांगला दिन ढलने से पहले पहुंचने का, इसीलिए हम निकल पड़ते अपनी जर्नी के लिए। किन्नौर वैली आने वाली थी। जितनी एक्साइटमेंट थी उससे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ पहले देखा नहीं था और ये पहली बार था कि हम वर्ल्ड्स डेंजरस रोड के ऊपर चल रहे हैं। रास्ते को देखते देखते हमारे सामने आता है किन्नौर वैली एंट्री गेट। रास्ता बहुत रोमांचक हो चुका था। छोटे छोटे झरने और पेड़ पक्षी अलग हो रहे थे और हमारे सामने आता है गेटवे टू किन्नौर। अभी तक हमारे रास्ते के साइड पे फेंसिंग थी, बट जब ये फेंसिंग हटी हमारा दिल और घबरा गया। कच्चे रास्ते, मिट्टी ऊपर से गिर रही थी और ढीली जमीन हमें और भी डरा रही थी। अभी तक किन्नौर वैली का हमने असली रूप देखा नहीं था। किन्नौर वैली मशहूर है अपने पत्थर कटे हुए पहाड़ों के बीच में से निकले रास्ते के लिए, और वो रास्ता जब हमें दिखता है ऐसा लगता है कि सपनों की दुनिया में आ गए। हाथ से कटा हुआ पूरा रास्ता पहाड़ के बीचों बीच में से जब हम देखते हैं, मानो ना मानो गाड़ी में बैठे बैठे हमारे पैरों तले जमीन निकल गई। जैसे जैसे रास्ता निकल रहा था हम किन्नौर वैली को पीछे छोड़ रहे थे। थोड़े ही टाइम बाद कड़शम गांव आने वाला था। वी वर एक्साइटेड क्योंकि हमें अपने रास्ते में काफ़ी सारे डैम प्रोजेक्ट्स दिख रहे थे। अभी तक हमने अपने पूरे रास्ते में 3-4 डैम प्रोजेक्ट्स देख लिए थे और कड़शम में काफ़ी बड़ा डैम है जिसको लोग कड़शम डैम के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे किन्नौर वैली ख़त्म हो रही थी, पहाड़ों के ऊपर से पेड़ कम हो रहे थे, मिट्टी की चट्टानें बाहर आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा गोल्डन मिट्टी भी दिखने लग गई थी और ये एक तरह का संकेत था कि हम अपनी मंजिल के पास पहुंच रहे हैं। स्पीति वैली का सफ़र ब्रिजेस से भरा हुआ है। इन्हीं 1-2 छोटे ब्रिजेस को देख के हम वहाँ पहुँचते हैं कड़शम के उस ब्रिज पे जो बना हुआ है कड़शम डैम के ऊपर। बैठे बैठे हमें पता लगता है कि हम कड़शम डैम वहाँ पहुँचते हैं जब हमारे ड्राइवर भैया हमें बताते हैं।
करशम डैम जो एक मीटिंग पॉइंट है, एक संगम पॉइंट है दो नदियों के मिलने का। सतलुज चाइना से निकलने के बाद स्पीति से होते हुए मिट्टी के घुल मिल जाने के बाद यहाँ पहुँचती है और बसपा निकलती है चितकुल के इंडो चाइना बॉर्डर के पास बसे हुए बसपा वैली से। बसपा नदी हरे भरे पहाड़ों में से निकलती है, तो इसका पानी बहुत साफ रहता है, हरा नीला पानी बिल्कुल साफ। और वहीं सतलुज का पानी आपको दिखेगा ब्राउन। लगभग 15-20 मिनट करशम डैम पे बिताने के बाद अब टाइम था निकलने का सांगला के लिए। तो हम निकलते हैं अपनी जर्नी के लिए। सांगला जाने के लिए रास्ता कट जाता है। अगर आप सीधा करशम डैम से जाएंगे हाईवे पे ही रहेंगे, जो कि एक नॉर्मल रूट है स्पीति ट्रैवल के लिए। तो सांगला जाते समय काफ़ी हाइट पे हम गए और रोड बहुत पतला था, तो डर लग रहा था। कच्चा रोड था और बिल्कुल खाइयों से भरा, क्योंकि सांगला बिल्कुल टॉप पे है, तो एक एक्साइटमेंट थी, बट रास्ता बहुत भयंकर था। करशम से कटने के बाद सांगला का ये रास्ता बहुत हैरान करने वाला था, बिकॉज गूगल मैप हमें सिर्फ 20 मिनट का रास्ता दिखा रहा था, बट इतना कच्चा होने की वजह से हमें 1-1.25 घंटा लग गया पहुंचते पहुंचते। 8,900 फीट की ऊंचाई, ग्लेशियर्स हमारे आगे पीछे हैं, कवर्ड विद एप्पल ऑर्चिड्स ऑल ओवर। गाइस, वी आर ऑफिशियली इन सांगला विलेज। जब आप स्पीति वैली घूमने का प्लान बनाते हो, तो आपको पता होता है कि आपके सामने बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यूज़ आएंगे, गांव आएंगे, वादियाँ आएंगी। और उनकी शुरुआत हुई सांगला से। जब मैंने सांगला के गांव को देखा, एक अलग एहसास जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था। सूरज बीचों बीच था, बादल हमारे ऊपर थे, ग्लेशियर हमारे साइड्स पे थे। जब मैंने होटल की बालकनी खोली तो पूरा एप्पल ऑर्चर्ड हमारे सामने हमें दिख रहा था। सांगला पहुंचते पहुंचते हमें ऑलरेडी 6 बज चुके थे। सनसेट का टाइम हो गया था और इस टाइम हमारा चितकुल जाना सही नहीं था। हमारे ड्राइवर भैया बता रहे थे कि रास्ता और भी ख़राब है और ऊंचाई पे है। तो जैसा कि हमने सोचा था, हमने अपना प्लान चेंज कर लिया था। चितकुल को हमने डाल दिया था डे 3 में। सो सुबह हम जल्दी उठेंगे और चितकुल के लिए निकलेंगे। दिन साफ था और हवा तेज थी, जिसकी वजह से पहाड़ों के ऊपर जो बादल थे वो हटना शुरू हो गए थे। पहाड़ों की चोटियां बाहर आ रही थी। मैंने अपना कैमरा उठाया और जूम करना शुरू किया, तो मुझे काफ़ी सुंदर पहाड़ दिखे, जिसको देख के मैं हैरान था। हमारे लिए ये पहली बार ही था कि हमारे होटल के बैक साइड पे पहाड़ जिनकी चोटियां बर्फ से भरी हुई हैं, ग्लेशियर्स दिख रहे थे और हमारे लिए ये बहुत खूबसूरत था। ठंड काफ़ी हो गई थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं होटल के अंदर चला जाऊं। हमारा होटल बहुत ही अलग तरीके से बना था, एक क्लिफ के ऊपर था, तो इसकी जो रिसेप्शन थी वो आपको ग्राउंड फ्लोर में होगी, बट जो इसके फ्लोर्स हैं वो अंडरग्राउंड हैं। तो आप नीचे को जाते हो, आप ऊपर को नहीं जाते। सो हम नीचे आते हैं। हमारा थर्ड फ्लोर था ग्राउंड लेवल से,
सो हमारे सामने दिखता है डाइन इन। यहाँ पे हमने बैठ के नाश्ता करना है और अपना डिनर भी, और फिर मैं निकलता हूँ अपने कमरे के लिए। अब खाना खाने का टाइम हो चुका था और हम पहुँचते अपने डाइनिंग रूम में। खाने में हमें मिलता है मटर पनीर, दाल, सब्जी और चावल। खाना बहुत अच्छा था और खाने के बाद मैं निकलता हूँ रात की थोड़ी सी सैर के लिए। पिछले दिन की तरह हमने डिस्कस किया आज का पूरा एक्सपीरियंस और अब टाइम था बाय बाय बोलने का। This was it, guys. This was day 2, and I'll see you guys in day 3 now. See ya. तीसरा दिन मेरे लिए बहुत खास था। दिन पूरा साफ था। हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हम जाने वाले थे चितकुल, इंडियाज़ लास्ट विलेज। आज दिन की शुरुआत काफ़ी जल्दी हो चुकी थी। सुबह 6 बजे उठ के हमने नहा धो के नाश्ता कर लिया था क्योंकि हम बिल्कुल भी लेट नहीं करना चाहते थे। चितकुल को देख के वापस सांगला आना था हमको। कल की थकावट की वजह से हमें नींद की बहुत ज़रूरत थी और आज हमें बहुत फ्रेश फील हो रहा था। हमारे ड्राइवर भैया भी फुल एक्टिव थे आज। 2-4 बातें रात की करने के बाद हम निकल पड़ते हैं चितकुल के लिए। भैया हमें बताते हैं कि सांगला से चितकुल का पूरा रास्ता ऑफ रोड है और भयंकर ऑफ रोड है जो अभी तक हमने नहीं देखा। एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब भी स्पीति वैली टूर करो, हमेशा एक लोकल और एक्सपीरियंस ड्राइवर लेके जाओ। हमारे साथ जो भैया थे उनके पास अनगिनत कहानियाँ थी और रोज़ कुछ नया सुनने को मिलता था, जिससे हमारा टूर और भी रोमांचक होता जा रहा था। मेरे को लगता है कि पूरे स्पीति वैली टूर में, हमारे इन पूरे 8 दिनों में, जो सबसे खूबसूरत जगह वो चितकुल है। जब आप चितकुल के लिए जाते हो, हर एक मिनट जहाँ आपकी आंखें जाती हैं, जहाँ आपकी नज़र जाती है, आपको स्वर्ग दिखता है। वो लोग, वो जगहें, वो छोटी छोटी बस्तियाँ, वो झरने, एक अमेजिंग एक्सपीरियंस। हेलो हेलो। ये जो भेड़ बकरियां आप देख रहे हो, ये लोकल नहीं है। हमारे ड्राइवर भैया ने हमें बताया कि ये जो भेड़ बकरियां चराने वाले चरवाहे हैं, ये बहुत दूर से आते हैं। भैया ने बताया कि जितना डिस्टेंस हमने अपनी गाड़ी में कवर किया है शिमला से लेके, उतना डिस्टेंस ये चरवाहे और भेड़ बकरियां चल कर करती हैं पूरे साल में। इनको कई बार 6-7 महीने लग जाते हैं अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए। ऐसी कहानियां सुनते सुनते हम पहुंचते हैं और हमें दिखता है चितकुल का बोर्ड कि आप पहुंचने वाले हैं इंडिया के लास्ट विलेज में। एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। 11,500 फीट की ऊंचाई, इंडियाज लास्ट विलेज। गाइस, वी आर इन चितकुल। मैं सच बता रहा हूँ कि चितकुल की खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। ये गांव इतना सुंदर है, सोचने पे मजबूर कर देगा कि आप अभी भी इंडिया में हो या कहीं पे दूर चले गए। हमारे राइट साइड पे नीचे थी बसपा रिवर और मेरे पीछे थे ग्लेशियर्स बसपा वैली के, जहाँ से बसपा रिवर निकलती है। तो हमें बसपा रिवर को नीचे बिल्कुल क्लोजली देखना था। तो हमारा प्लान बना कि हम जाएंगे नीचे और देखेंगे बसपा रिवर को बिल्कुल पास से। चितकुल पहली वो जगह थी जहाँ का वेदर अनप्रेडिक्टेबल था। एकदम ही बादल आ गए और पूरा का पूरा एरिया कवर कर लिया। थैंक गॉड कि मैंने अपने ड्रोन शॉट्स पहले ले लिए थे।
अदरवाइज जो आपको दिखा वो कुछ भी नहीं दिखना था। बादल आने का एक संकेत ये भी था कि बारिश भी आएगी, तो बिना कोई वक्त गवाए हम निकल पड़े बसपा रिवर को देखने के लिए, क्योंकि अगर बारिश आई तो पानी का फ्लो कभी भी तेज़ हो सकता है। मम्मी पापा वॉक करते करते पहले ही दूर चले गए थे, तो हमने सोचा कि उनको वहीं से पिकअप कर लेंगे। सो हमने मम्मी पापा को पिक किया और निकल पड़े रिवर के लिए। रिवर का रास्ता बहुत कच्चा था। सच बताऊं तो चितकुल की जितनी तारीफ करो कम है। ये एक ऐसा गांव है मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जिसको भूल नहीं सकता। मेरे सामने जो ग्लेशियर थे वो पूरे के पूरे इंडो चाइना बॉर्डर पे थे। लास्ट विलेज होने के साथ साथ इंडिया का एक इकलौता ऐसा विलेज है जिसकी एयर क्वालिटी सबसे साफ मानी जाती है। ऊपर से देखने से लग रहा था कि पानी का फ्लो बहुत स्लो है, बट एक्चुअली में रिवर का फ्लो काफ़ी तेज़ था। फाइनली हम पहुंच जाते हैं बसपा रिवर के बिल्कुल पास। बहुत एक्साइटमेंट थी। अभी तक के हमारे टूर में हमने जितनी बार भी नदियों को देखा वो हमसे काफ़ी दूर थी और उनके पानी के फ्लो का हमें अंदाज़ा नहीं था। बट जब मैंने बसपा नदी को देखा, ओह वाह, क्या बात है। देखते ही देखते भेड़ बकरियां और वो चरवाहे आ पहुंचते हैं बसपा रिवर, और हमें भैया की बताई बातों पे विश्वास हो जाता है कि ये लोग बिना गाड़ी के, बिना किसी सहारे के इतनी दूर दूर पैदल चल के चले जाते हैं। जिस बात का डर था वही बात हो गई। काले बादल हमारे सर के ऊपर थे और हमें पता था कि अभी बारिश आने वाली है। सो हम निकलने के लिए रेडी थे और पीछे से मम्मी की काफ़ी डांट पड़ रही थी। तो हमने सोचा कि निकलें, अदरवाइज रास्ता ख़राब ना हो जाए। चितकुल को बाय बोलना बहुत मुश्किल था। ये जगह स्वर्ग से कम नहीं थी, बट हमारा सफ़र काफ़ी लंबा था। हमने आज स्पीति वैली एंटर करना था, तो एक्साइटेड भी थे और रेडी थे इस प्यारी सी जगह को पीछे छोड़ने के लिए। बारिश आ जाती है, आप देख सकते हो विंडशील्ड पे, बट हम बिल्कुल सही टाइम पे निकलते हैं और पहुंचते हैं वापस सांगला।
सांगला पहुंचते ही मौसम बिल्कुल साफ हो चुका था। बर्फ से ढकी चोटियां बाहर आ चुकी थी, बारिश बिल्कुल रुक चुकी थी और ज़मीन भी बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी। तो हम तैयार थे नाकों के लिए और इसीलिए मैं चाहता था कि सबको छोटी सी ब्रीफिंग दे दूं। तो मैंने अपनी इंट्रो रिकॉर्ड की अगले सफ़र के लिए और हम निकल पड़ते हैं संगम ब्रिज के लिए, नाकों के लिए, स्पीति वैली के लिए। सफ़र बढ़ता जा रहा था। वो बसपा वैली, वो किन्नौर वैली, वो सांगला वैली सब पीछे छूट रही थी। पेड़ों से ढके पहाड़ अब सब पीछे रह गए थे। मिट्टी वाले पहाड़ आने शुरू हो गए थे। इससे पहले कि हम संगम पहुंचते, हमें दिखता है अपने रास्ते में एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा वाटरफॉल, जिसने हमें रुकने के लिए मजबूर कर दिया। कसांग वाटरफॉल। पानी का फ्लो इतना तेज था कि देख के डर लग रहा था और ऊपर ये छोटा सा ब्रिज जो पानी की आवाज़ की वजह से शेक कर रहा था। इस जगह पे आके हमें एहसास हुआ कि प्राइवेट गाड़ी में या अपनी गाड़ी में आने का क्या मज़ा है। आप कहीं भी कोई भी छोटी सी जगह पे भी रुक सकते हो और पूरा मज़ा ले सकते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है अगर आप बसेस में या फिर शेयर टैक्सी में ट्रैवल करते हो। स्पीति वैली टूर मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टूर रहेगा, क्योंकि इस जगह में मैंने अपने आप को देखा, मैंने अपने आप को ढूंढा। आई थिंक हम अपने आप से भागते हैं, अपनी प्रॉब्लम से, दिन रात जो हम नहीं कर पाते, बट ये जगह आपको बहुत कुछ सिखा देती है। ऐसे ही सीखते सीखते हम पहुंचते हैं ख्वाब संगम। जैसे यहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं, ये जगह आपको अपने आप से मिला देती है। प्यार का असली मतलब ख्वाब संगम में आके पता लगता है। ये जगह जादुई थी, ये स्पीति वैली की शुरुआत थी। इतनी बड़ी चट्टानें होने की वजह से बहुत तेज़ हवा निकल रही थी ख्वाब संगम से। बट हवा की बात अगर हम छोड़ भी दें, ये बहुत लोगों का ख्वाब होता है कि ख्वाब संगम को अपनी आंखों से देखें।
बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। ड्राइवर भैया को भी अपने कुछ पुराने साथी मिल गए थे जो अदर शेयर टैक्सी चला रहे थे, तो वो उनसे बातें करने लगे। मम्मी पापा अपनी फ़ोटोज़ खींचने लगे और मेरे को वीडियो बनाने के लिए कुछ टाइम मिल गया। बट हवा की तेज़ी के कारण वीडियो ख़राब हो रही थी और हमारा रास्ता भी अभी पड़ा था, सो हम लेट ना हो जाए इसलिए हम नाको के लिए निकलते हैं। जब आप खाब संगम ब्रिज को पार कर लेते हो, उससे आगे जो भी रास्ता है वो आपको इंडिया का नहीं लगता। हालांकि ये है ही हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे, बट स्टिल अभी भी हम इंडिया में ही हैं और ये रास्ता बिल्कुल अनरियल है, कुछ जादुई सा। नॉर्मल पहाड़ नहीं है। जब हम पहली बार इसको देखते हैं हमारी आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि हमने सपनों में भी सोचा नहीं था कि स्पीति इतना खूबसूरत है। खाब संगम एक बेस लेवल है, जैसे माउंट एवरेस्ट के लिए हम बेस कैंप को लेते हैं। एक नीचे का पॉइंट है, उसके बाद चढ़ाई आती है। नाको तक पूरी ऊपर चढ़ाई है, आप चढ़ते ही जाते हो, हाइट्स पे चले जाते हो और नाको पूरा पीक पे है। सो इसलिए वो रास्ता बहुत रोमांचक और बहुत डरावना भी लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे अभी हम इंडिया से टूट गए हैं। खाब संगम के बाद कुछ अलग ही दुनिया शुरू हो गई है। कितने प्यारे लोग होंगे यहाँ के, कैसा उनका कल्चर होगा, कैसी उनकी भाषा होगी, ठंड में यहाँ पे रहते कैसे होंगे। इन सभी सवालों को अपने दिल में लेके हम पहुँच जाते हैं स्पीति के पहले गांव नाको में। विदाउट एनी ट्रीज, विदाउट एनी ग्रीनरी, पूरा मिट्टी से भरा हुआ इलाका। तो यहाँ पे सांस की कमी हो रही थी और हमें महसूस भी हो रहा था। नाको हमारे लिए फर्स्ट पॉइंट था जहाँ हमें हैवीनेस महसूस हो रही थी। छत पर 15-20 मिनट बताने के बाद अब टाइम था कि मैं आपको रूम दिखाऊं। रूम नाको का सबसे सुंदर था। हमारे पूरे सफ़र में आई थिंक सबसे बड़ा रूम हमें नाको में मिलता है। ऐसा लग रहा था कि किसी कैबिन में आ गए, बिकॉज एवरीथिंग वॉज मेड ऑफ वुड। रूम वॉज डिज़ाइंड ब्यूटिफुली। फ्लोर भी वुडन था और दीवारों पे भी काफ़ी लकड़ी लगा रखी थी। दिखने में बहुत सुंदर था, बट इसका एक डाउनफॉल भी था जो हमें सुबह पता लगता है। अदरवाइज एवरीथिंग वॉज गुड। बालकनी बड़ी थी और व्यू भी बहुत सुंदर था। अभी दिन का बहुत टाइम पड़ा था और हम नीचे आ जाते हैं लोकल्स को मिलने के लिए, जो वन ऑफ द बेस्ट इंटरेक्शंस थी मेरे लिए। हेलो, कैसे हो? क्या नाम है आपका? हेलो। बहुत प्यारा है। कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छा है यार, नाको बहुत सुंदर है। सुंदर है। हाँ, लोग भी बहुत प्यारे हैं यहाँ के, सारे लोग अच्छे हैं। 2 दिन से आप लोग नाको में? नहीं, हम शिमला से स्टार्ट किया। शिमला, फिर सांगला पे एक रात, अभी नाको में। और सब बढ़िया है? बढ़िया है। कैसी चलती है लाइफ यहाँ पे? अभी गर्मियों में तो बढ़िया है, सर्दियों में ठंड है। अच्छा, सर्दियों में ठंड है। तो आप लोग यहाँ पे रहते हो कि चले जाते हो नीचे? जैसे बुजुर्ग लोग चले जाते हैं, सास ससुर लोग। तो वहाँ यहाँ तो फिर बहुत ज़्यादा हाइट, मतलब मोटी बर्फ होगी। 1.5 फुट 1.5 फुट हो जाती है। अच्छा, जहाँ भी 1.5 फुट पड़ जाती है। सारा कवर हो जाता होगा। ये आप इनके साथ ही हो? रियो पुरकिल के साथ ही? अच्छा, तो आप बहू। ओके, ठीक है। चलो फिर तो अच्छी बात है, फिर तो बातें होती रहेंगी। यहीं ठहरे हुए हैं। अच्छा होटल है, बहुत अच्छा होटल है। कमरा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लगा कमरा। चलो आपको मिलते हैं आके फिर, है ना?
अभी टाइम था नाको की शान नाको लेक को देखने का। हमारे होटल से 10-15 मिनट की वॉक पे थी नाको लेक। गर्मियों में तो ये सिर्फ एक लेक है, बट इसकी शान, जो इसकी पॉपुलैरिटी है, वो सर्दियों में डबल हो जाती है, क्योंकि ये पूरी लेक फ्रीज हो जाती है। तो आप इसके ऊपर स्केटिंग कर सकते हो, आप इसके ऊपर चल सकते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी और लेक में। एक और भी अमेजिंग फैक्ट है कि नाको का एल्टीट्यूड ऑलमोस्ट 11,800 है, वहीं पे नाको लेक 12,000 पे है। ये थोड़ी सी ऊंचाई हमें नोटिस नहीं हुई जब हम आ रहे थे। लगभग 100-110 स्टेप्स उतरने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं नाको की शान नाको लेक में। नाको लेक में छोटी छोटी बोट्स हैं जो आप चला सकते हो, और पूरी लेक के अराउंड एक वॉकवे भी है जहाँ पे आप चल के पूरी लेक का मज़ा ले सकते हो। सो 15-20 मिनट हमने नाको लेक में बिताए। नाको पहुँचने के बाद एक इफ़ेक्ट है जो आप नोटिस करते हो कि आपकी बॉडी बहुत जल्दी थक रही है। हमें भी वो चीज़ महसूस हो रही थी, बट हमारा भी मन भरा नहीं था। मन कर रहा था कि और नाको घूमा जाए, तो हम निकल पड़ते हैं गांव को देखने के लिए। होटल के बैक साइड पे करीब 5 मिनट की वॉक पे हमें दिखते हैं बहुत ही पुराने घर, ऑलमोस्ट 100-200 साल पुराने घर। और वहाँ पे लोकल से बात करने पे पता लगता है कि नाको के सबसे पुराने घरों में से ये घर हैं। मैंने उनकी परमिशन ली और देखने के लिए आगे बढ़ा। सारे घर खाली थे, बट देख के हैरानी हो रही थी। छोटे छोटे कमरों की तरह पूरे पूरे घर थे। छतें बहुत नीचे थी और एक ही दरवाज़ा पूरे घर को था। बात करने पे पता लगता है कि जो भी लेबर आती है मरम्मत करने के लिए, उनको यहाँ ठहराया जाता है। उनको ये कमरे या घर दे दिए जाते हैं रात रुकने के लिए। बट अभी टाइम कम था, तो हम नाको मॉनेस्ट्री के लिए निकल जाते हैं। और इस टाइम पे हम श्योर नहीं थे, लोकल्स भी बोल रहे थे कि शायद बंद हो गई होगी। जब मैं मॉनेस्ट्री पहुंचता हूं, मॉनेस्ट्री का मेन दरवाज़ा खुला होता, तो मेरे को लग रहा था कि शायद ओपन होगी, बट अंदर से सभी दरवाजे बंद थे। एक दरवाज़ा खुला था, बट मैं बिना परमिशन के अंदर जाना नहीं चाहता था। सो मैंने डिसाइड किया कि अभी हम मॉनेस्ट्री देखने का प्लान ड्रॉप कर देते हैं, बिकॉज़ हमारी आइटनरी, हमारी ट्रिप में बहुत सारी मॉनेस्ट्री थी और बहुत बड़ी बड़ी मॉनेस्ट्री थी। नाको में बहुत सारी चीज़ें थी, बट सबसे इम्पॉर्टेंट, जो शायद मेरी रिसर्च में भी मेरे से छूट गई और हमें किसी लोकल ने भी नहीं बताया, जो कि हमारे होटल का नाम भी था, रियो पुरगिल, हिमाचल की सबसे ऊंची पहाड़ी, जो कि बसी है नाको में। और हम अपनी आंखों के सामने होते हुए भी उसे देख नहीं पाए, बट कहीं ना कहीं मेरा कैमरा उस पहाड़ी को रिकॉर्ड कर लेता है। तो बहुत ध्यान से जब हम इन गोल्डन पहाड़ियों को देखते हैं, और ये जो चोटी हमारे सामने है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ रही है, ये है हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी, रियो पुरगिल। और ये बात हमें ये भी सिखा देती है कि आप हर चीज़ के बारे में सवाल पूछो। हम रियो पुरगिल होटल में रुके थे और हमने ये भी पूछना सही नहीं समझा, इस होटल के नाम का मतलब क्या है। होटल वापस आने के बाद हमने 1-1.5 घंटा आराम किया, और जब नींद खुली तो पता लगा कि बाहर लाइट नहीं है, पूरे गांव में लाइट चली गई है। तो हमने रोशनी के लिए अपने फ़ोन्स की टॉर्च जगाई। 1.5-2 घंटा वेट करने के बाद भी लाइट नहीं आती। लोकल से बात करने पे पता लगता है कि पूरी रात भी लाइट जा सकती है। सो हमारा आखिरी ऑप्शन यही था
कि हम अपना खाना अपने रूम में मंगवा लें, और हमने वही किया। खाना खाने के बाद क्योंकि बहुत अंधेरा था, मैं बाहर गया, तारे चमक रहे थे। मेरे को उम्मीद थी कि मिल्की वे दिखेगी, बट वो भी नहीं दिखी। बट मैंने तारों को कैप्चर करने की कोशिश की और कुछ फ़ोटोज़ ली। सो ये था हमारा डे 3, बहुत ही रोमांचक, बहुत ही खूबसूरत। आपसे सुबह मुलाकात होगी डे 4 में। गुड नाइट। चौथे दिन की प्यारी सी मॉर्निंग। नाकों में पीक पे होने की वजह से रात को ठंड बहुत थी, और वुडन फर्नीचर की वजह से इंसुलेशन भी नहीं थी प्रॉपर। सो सबको थोड़ी थोड़ी ठंड लग चुकी थी, मेडिसिन की ज़रूरत थी। सो आज का हमारा प्लान था नाको से काजा तक का सफ़र। बीच में आएंगी 2 मोनेस्ट्रीज, ग्यू मोनेस्ट्री एंड धनकर मोनेस्ट्री। हर रोज़ की तरह विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ब्रेकफास्ट का टाइम था। सो मैं नीचे उतरा डाइनिंग रूम में। मम्मा पापा ऑलरेडी बैठे हुए थे। मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाता है कैमरा निकालने में, सेटअप करने में। आज के ब्रेकफास्ट में था ऑमलेट, जिसकी दूसरी साइड पे ब्रेड्स चिपके हुए थे। एक अलग सी वाइब थी, ऐसा ऑमलेट मैंने देखा नहीं था, बट जो भी था खाने में बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। ब्रेकफास्ट के बाद अब टाइम था कि गाड़ी में सामान वगैरह रखा जाए। काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी थी पार्किंग में, सो सबको रिक्वेस्ट की कि एक एक करके सभी निकाल लो, क्योंकि हमारी गाड़ी सबके लास्ट में थी। मौसम बहुत अच्छा था, सनी डे था। कल जब हम पहुँचे थे तो ऑलमोस्ट आधा दिन निकल चुका था, बट आज हम तैयार थे, फ्रेश मॉर्निंग। गाड़ी तैयार थी, ड्राइवर भैया भी रेडी थे। सो अब टाइम था नाको को फाइनली बाय कहने का। नाको से बाहर निकलते समय एक जनरल स्टोर मिला, जहाँ पे हमें लोकल्स ने बताया कि दवाइयाँ भी मिल जाती हैं। हमें हैरानी हुई कि एक जनरल स्टोर पे आपको मेडिसिन्स भी मिल जाती हैं। आई थिंक जो सिचुएशन है स्पीति वैली में, ऐसा होना एक अच्छी बात ही है। सो हमने कफ सिरप ले लिया, आई थिंक 2-3 और टैबलेट्स ली, और हम निकल पड़े काजा के लिए। नाको से करीब 10 मिनट की दूरी पे हम आ पहुंचते हैं मलिंग नाला में। ड्राइवर भैया बताते हैं कि आज से करीब 4-5 साल पहले यहाँ पे बहुत पानी आता था और रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो जाता था। गाड़ियों का निकलना बहुत मुश्किल होता था, कभी कभी गाड़ियों को टो भी करवाना पड़ता था, क्योंकि पानी का फ्लो इतना तेज़ होता था, आप पूरी तरह डर जाते हो कि निकले कैसे, और कई बार गाड़ियाँ धंस जाती थी। भैया हमें बताते हैं कि स्पीति के हालात अभी काफ़ी अच्छे हैं। 5-6 साल पहले की अगर हम बात करें तो स्पीति आना बहुत मुश्किल होता था। ना प्रॉपर रोड होते थे, ना प्रॉपर ब्रिजेस, और शॉर्टकट्स भी कोई नहीं थे। सो कई बार हमें पूरा एक दिन वेस्ट करना पड़ता था सिर्फ रास्तों के लिए। नाको से काजा का सफ़र पूरा नज़ारों से भरा था। जैसे हमने सांगला जाने के लिए मेन हाईवे से कट लिया था, वैसे ही ग्यू मोनेस्ट्री जाने के लिए आपको मेन रास्ते से हटना पड़ता है, क्योंकि ग्यू साइड पे है और धनकर मेन हाईवे पे है। सो हम ग्यू का रास्ता लेने के बाद पहुंचते हैं ग्यू गांव, ग्यू विलेज। बहुत ही छोटा सा विलेज, बहुत थोड़े घर, बट इसकी शान हमें दिखती है ग्यू मोनेस्ट्री। ग्यू मोनेस्ट्री गांव की बैक साइड पे थी और चोटी पे थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे गांव को देख रही हो। सो बहुत ही अलग माहौल था, बहुत ही सुंदर तिब्बतियन कल्चर से बनी हुई ग्यू मोनेस्ट्री। दिन पूरा साफ था और ग्यू मोनेस्ट्री के रंग बहुत ही ब्राइट चमक रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। हवा इतनी नहीं थी और लोग भी ज़्यादा नहीं थे। इस मोनेस्ट्री में आना और इसको देखना, उसकी एक ख़ास वजह थी, और वो वजह थी यहाँ पे सिचुएटेड 500 साल पुरानी सेल्फ मॉमिफाइड ममी, जो कि थी बुद्धिस्ट मॉन्क लामा सांगा तेंजिन की, जो 15वीं सदी के बुद्धिस्ट मॉन्क थे। कहा जाता है कि इस मोनेस्ट्री के आसपास ही लामा सांगा तेंजिन ने अपनी मेडिटेशन करने के लिए जगह चुनी, और वो जगह ज़मीन के नीचे थी, एक गुफा और एक सीक्रेट पैसेज की तरह। तो जब वो मेडिटेशन करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने अपने शिष्यों को बोला, अपने चेलों को बोला
कि मैं जब मेडिटेशन पे बैठ जाऊं तो मेरी बॉडी को कभी डिस्टर्ब ना किया जाए, कभी भी छेड़ा ना जाए, और इस टूम को, इस गुफा को सील कर दिया जाए। और उनके चेलों ने वही किया, उस टूम को, उस जगह को बंद कर दिया मिट्टी और पत्थरों से। अगले 500 सालों के लिए लोगों को वो जगह भूल गई, बिल्कुल पता नहीं था कि वो बॉडी कहाँ पे है। बट 1975 में, 1975 में जब किन्नौर अर्थक्वेक आता है, बहुत बड़ा भूचाल आता है, तो ज़मीन फटती है और तब इनकी बॉडी ज़मीन से बाहर आती है और पता चलता है रिसर्च करने पे कि इनकी बॉडी कितनी पुरानी है। 2004 में पूरी तरह बारीकी से और ध्यान बरतने के बाद इनकी बॉडी को ग्यू मोनेस्ट्री में लाया जाता है और इस शीशे के चेम्बर में रखा जाता है। कहा जाता है कि बॉडी की स्किन अभी भी फ्लेक्सिबल है और नेल्स अभी भी बढ़ रहे हैं। ऐसी सेल्फ ममीफाइड ममी सिर्फ जापान और तिब्बत में मिलती है और हमारी खुशकिस्मती थी कि पूरे भारत की सिर्फ इकलौती एक सेल्फ ममीफाइड ममी जो कि हमें देखने को मिली ग्यू मोनेस्ट्री में। हमें लगभग 30-40 मिनट हो गए थे ग्यू मोनेस्ट्री को आए, बट हमें एक चीज़ का पता नहीं था, बहुत ही अमेजिंग चीज़, कि हम बिल्कुल चाइना के बॉर्डर पे आ चुके हैं। वो बात हमें तब पता चलती है जब मैं आर्मी ऑफिसर्स के पास ड्रोन उड़ाने की परमिशन लेने जाता हूँ और वो बताते हैं कि हम बिल्कुल चाइना के क्लोज हैं। वो जो सामने हमको पहाड़ दिख रहा है वो चाइना का पहाड़ है। ये सुन के बहुत हैरानी होती है कि हम बिल्कुल इंडिया के एंड में आ गए। जब मैं पापा का फ़ोन देखता हूँ 11:30 हो रखे होते हैं और वही मेरे फ़ोन में 2 बजे होते हैं जो कि चाइना का टाइम होता है। आईफोन में टाइम बिल्कुल जल्दी अपडेट हो जाता है। इतना मज़ा आ रहा था कि मेरे को मेरे ड्रोन शॉट्स पूरी तरह भूल जाते हैं। सोचा नहीं था कि ग्यू मोनेस्ट्री हमें इतना हैरान करेगी, बट वन इन अ लाइफ टाइम मोमेंट था हमारे लिए। इतने अमेजिंग एक्सपीरियंस के बाद अब टाइम था सफ़र को आगे बढ़ाने का, धनकर के लिए निकलने का। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ग्यू मोनेस्ट्री के लिए हम अलग से रास्ता कटेंगे और अभी वापस धनकर जाने के लिए और ताबो जाने के लिए हमें वापस मेन रोड पे चढ़ना होता है। बट जब हम वापस जा रहे होते हैं मेरा ध्यान उस रास्ते पे जाता है और हम गाड़ी रोकते हैं। मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि ये कोई आम रास्ता नहीं है। पूरे सफ़र में हमें ऐसा रास्ता एक बार भी नहीं दिखा और मानो ना मानो अगले 4-5 घंटे के लिए ये ख्याल मेरे मन से जाता नहीं। पता हम काज़ा कब पहुंचेंगे, रात को 11 बजे 12 बजे, वी डोंट हैव एनी आइडिया। क्योंकि भाई रास्तों में जो साइट सीइंग्स, जो हमें व्यू दिख रहे हैं, हमारी गाड़ी हमें रुकनी ही पड़ रही है बार बार। बट राइट नाउ चेक दिस आउट गाइस, ये जगह चेक करो ज़रा। दिस इज़ रिवर साइड शिचलिंग।
इस पॉइंट पे आके हमें भरोसा हो गया था कि आज का दिन हमारा रास्तों को देखते देखते ही गुजर जाएगा, क्योंकि इतने सुंदर नज़ारे मैंने कभी पहले अपनी ज़िंदगी में देखे नहीं थे। नदी का बहाव कभी भी तेज़ हो सकता था। ये बात हमें टिंकू भैया ने बताई कि आप नदी के पास बिल्कुल मत जाओ, दूर रहो, नज़ारा देखो और आगे बढ़ो। हमने भी वही किया, क्योंकि वो लोकल हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उनकी बात मानना हमारे लिए बिल्कुल सही था। जब हम ग्यू मोनेस्ट्री में थे तो ग्यू मोनेस्ट्री को ख़ास बनाने के लिए 500 साल पुरानी मम्मी का होना बहुत ज़रूरी था। बट अगर मैं आपको कहूँ कि स्पीति का इतिहास हज़ारों साल पुराना है, उसी हज़ारों साल पुराने इतिहास को देखने हम पहुँचते हैं धनकर गांव और उसकी शान धनकर मोनेस्ट्री में। हमें लोकल्स ने बताया कि व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है धनकर मोनेस्ट्री का, पर किसी ने ये नहीं बताया कि ऊपर चढ़ाई करना कितना डरावना है। पहले तो ये छोटी सी चढ़ाई आती है कच्चे रास्ते वाली, जो कि फिसलन से भरी है, बहुत अच्छे से पैर रखना पड़ता है। और इसके बाद आते हैं स्टेप्स, सीढ़ियाँ, जिनके दूसरी तरफ कोई भी सेफ्टी नहीं है। आप चढ़ते हो और आप देखते हो कि दूसरी तरफ बिल्कुल खाई है, और हम देख के हैरान थे, पर हौसला करके हम चढ़ना शुरू करते हैं। पर धीरे धीरे वो हौसला डर में बदलता जाता है, बिकॉज सच में हमने कभी भी ऐसी सीढ़ी पहले नहीं चढ़ी जिसकी पूरी तरह खाई हो साइड पे। यहाँ तक तो ठीक था, बट आगे मोनेस्ट्री का कुछ हिस्सा था जो कि बिल्कुल कच्चा था, हिल रहा था, क्योंकि इतना पुराना, 1000 साल पुराना, अगर कोई पत्थर लगा है और लोग रोज़ के आ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो वीक तो होगा। हमें दरारें दिख रही थी और मैं बिल्कुल भी हाथ लगाने से डर रहा था, बिकॉज आधे से ज़्यादा पोर्शन हिल रहा था। करते कराते हम व्यू पॉइंट पे पहुंचते हैं, और बिल्कुल छोटा सा व्यू पॉइंट है, पैर रखने के लिए बहुत कम जगह, बट अलग ही एक्सपीरियंस। मेरे से ज़्यादा हौसला पापा में था, मेरे हाथ में कैमरा था, तो इसलिए थोड़ा सा मन घबरा रहा था कि ध्यान कहीं भी भटक ना जाए। लगभग 10 मिनट रुके, ड्रोन उड़ाने की कोशिश की, बट हवा बहुत थी, तो हम नीचे के लिए निकल पड़े। नीचे निकलने के लिए आपको ये पुराने कमरे में से होके जाना पड़ता है, जो कि इतना पुराना था कि हमें सिर झुकाकर चलना पड़ रहा था। बहुत छोटा कमरा, बट कुछ भी हो, ये व्यू पॉइंट बहुत ज़रूरी था। आई थिंक जब आप वहाँ पे होते हो तब इतना वैल्यू नहीं होती, बट आप जब उस मोमेंट को, उन यादों को दोबारा याद करते हो, तब आप सोचते हो कि हम वहाँ गए थे, हम ऊपर चढ़े थे, और क्या ही एक्सपीरियंस था, कितना डरावना था ऊपर जाना, और कितना अच्छा था वो व्यू पॉइंट के बाद अब हमारी मोनेस्ट्री देखनी बची थी, बट मोनेस्ट्री में कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, यहाँ तक कि फ़ोन में रिकॉर्डिंग करनी भी अलाउड नहीं थी। तो हमारा ज़्यादा टाइम मोनेस्ट्री के बाहर ही गुजरा। 5-10 मिनट मोनेस्ट्री में गए, बट जल्दी बाहर आ गए, और हम काफ़ी थक चुके थे। ऑक्सीजन की कमी हमें बहुत ज़्यादा फील होनी शुरू हो गई थी, खासकर धनकर में। आई थिंक एक स्टेप रख रहे थे तो हमें पता लग रहा था। तो अभी ज़्यादा टाइम ना निकालते हुए हम निकल पड़े थे काज़ा के लिए। अब हम अपनी मंजिल के बहुत करीब थे, काज़ा के करीब थे। काज़ा को फाइनल पॉइंट बोला जाता है स्पीति का। हालांकि काज़ा के बाद भी आप बहुत जगह घूमने जाते हो, आप उसके आगे भी जाते हो।
बट जो बस भी आती है शिमला से वो काजा पे आके रुकती है। और ये रास्ता बहुत ही सुंदर था। इसने मेरे को सोचने पे मजबूर किया कि जब ये मैं प्लान बना रहा था तो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या क्या आने वाला है। बहुत जगहें देखी थी पर ऐसा कुछ पहले कभी देखा नहीं था। हरे भरे पहाड़ों से निकले तो चट्टानों भरे पहाड़ आए, चट्टानों भरे पहाड़ों से निकले तो मिट्टी भरे पहाड़ आए, और मिट्टी के पहाड़ों में घूमते घूमते काजा आया। काजा में हमारा वेलकम बहुत प्यार से हुआ। होटल के जो भैया थे बहुत ही नाइस नेचर के थे। हमारे वेलकम के बाद भैया हम सीधा रूम्स दिखाने ले गए। हमें बताया कि लगभग 2 या 3 रूम खाली हैं, आपको जो भी रूम पसंद आए आप डिसाइड कर लो। मेरा सिर्फ ये सोचना था कि हमें सुबह उठते ही अच्छा व्यू मिले, और भैया ने पहला कमरा ही बहुत सुंदर दिखाया। चारों तरफ व्यू ही व्यू था। मुझे ये कमरा पसंद आया और हमने सेलेक्ट किया। शाम के 8:30 हो चुके थे और हेल्थ काफ़ी डाउन हो चुकी थी, तो मैं और मम्मा ड्राइवर भैया के साथ जाके लोकल डॉक्टर से दवाई लेके आए, जिसमें हाई एल्टीट्यूड की गोली थी, बोरोलिन थी क्योंकि हमारे लिप्स बहुत फट चुके थे, पेट दर्द के लिए ORS था, और बुखार के लिए कुछ गोलियां थी। अभी नींद भी बहुत आ रही थी, बिल्कुल वीकनेस फील हो रही थी हमारे शरीर को। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा था हमें पूरे टूर में। मेरे को लगा नहीं था इतना बुरा हाल होगा, बट सीरियसली गाइस, शहर के मुकाबले काजा में सिर्फ 60% या उससे भी कम ऑक्सीजन आपको मिलती है, तो आपका दिमाग बहुत स्लो चलता है। अब हमारे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। हम चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी डिनर किया जाए और सोया जाए, तो इसीलिए मैं नीचे जाता हूँ डिनर करने के लिए। होम स्टेज में ट्रेडिशन होता है कि एक ही जगह में सारे जने बैठ के खाना खाते हैं और नीचे बैठ के खाना खाते हैं, जो कि आई थिंक बहुत अच्छा ट्रेडिशन है। हमें बहुत मज़ा आ रहा था, हमको नया कुछ सीखने को मिल रहा था, और इनके डाइनिंग रूम बहुत सुंदर थे। हमेशा की तरह पापा और मम्मा पहले आ चुके थे, और मैंने भैया से पूछा कि मैं आमने सामने भी बैठ सकता हूँ, तो उनका कहना था कि आप जैसा भी बैठना चाहते हैं वो बैठ सकते हो। बहुत अच्छी लगी ये बात मेरे को कि ये जो डाइनिंग रूम है ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि आप इकट्ठे एक ग्रुप में बैठ के खा सको। और सच बताऊँ तो खाना भी बहुत टेस्टी था। यहाँ पे हमने 2 रातें बितानी थी। काजा में हमारा 2 दिन का स्टे था। पेट भर खाना खाने के बाद मैं हमेशा की तरह बाहर आ जाता हूँ। भैया ने बताया कि आज रात को 3 बजे के करीब मिल्की वे दिखने के चांसेस हैं, जिससे कि मेरा मन बहुत एक्साइटेड हुआ। मैं रेडी था अपना कैमरा छत के ऊपर छोड़ने के लिए। जैसे हमारा गांव होता है, कई गांव मिलके एक तहसील बनती है, और कई तहसील मिलकर एक ज़िला बनाते हैं, और कई ज़िले मिलकर एक राज्य बनता है। वैसे ही हमारी धरती अकेली नहीं है। धरती जैसे करोड़ और ग्रह आसमान में हैं, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा परिवार बनाते हैं, जिसका नाम है मिल्की वे, जिसमें अरब खरब तारे हैं। रात को जो आसमान में
सफ़ेद सी धारी दिखती है, वही है मिल्की वे। इसका मतलब ये है कि धरती अकेली जगह नहीं है, भगवान ने बहुत बड़ा संसार बनाया है। साइंस बहुत ज़ोरों शोरों से ढूंढ रही है कि हमारी धरती जैसे और भी ग्रह मिलें जहाँ पे हमारे जैसे इंसान हमारे से 10 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट और 10 गुना ज़्यादा स्ट्रांग मिले। जैसे हम ऊपर देखते हैं तारों को, क्या पता वो हमारी तरफ देख रहे हों। है ना हैरान कर देने वाली बातें। और इससे भी ज़्यादा हैरान हम तब हुए जब सुबह उठ के हमने अपनी आंखों से मिल्की वे को देखा। पाँचवा दिन मेरे लिए बहुत ख़ास था। आई थिंक हमारे टूर का सबसे इम्पोर्टेंट दिन था, क्योंकि आज हम ऐसी जगहें देखेंगे जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहाँ पे मिलती हैं। जिन जगहों को देखना हमेशा मेरा सपना था, आज वो सपना पूरा होगा। सो हमने सीधा ब्रेकफास्ट किया और हम निकल पड़े इंडिया के फॉसिल विलेज को देखने। रात को काफ़ी अच्छे से रेस्ट हो गई थी। हाई एल्टीट्यूड की दवाई खाने की वजह से आज काफ़ी फ्रेश फील हो रहा था। ऑक्सीजन की कभी भी इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही थी, जो कि अच्छी बात थी हमारे लिए, बिकॉज आज हमारा एल्टीट्यूड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होने वाला था। हम सिर्फ ऊंचाई की ओर जा रहे थे। सोचो, जिस जगह आज हम ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ लाखों साल पहले समुंदर हुआ करता था। इस ज़मीन पर चलने से पहले यहाँ मछलियाँ और घोंगे तैरते थे और हर लहर अपनी कहानी सुनाती थी। आज भी यहाँ की मिट्टी और पत्थरों में समुद्र के जीवों के निशान मिलते हैं, जो धीरे धीरे पत्थर बन गए। लांगजा सिर्फ एक गांव नहीं, ये धरती की पुरानी कहानी है जो आज हम सुनने आए थे। लांगजा में व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। आप एक व्यू पॉइंट पे खड़े होके सारी वैली देख सकते हो। छोटा सा गांव है लांगजा, पर लोग बहुत प्यारे हैं। हमको लोकल्स ने बताया कि यहाँ पे एक भाई हैं जिनको फॉसिल्स ढूंढने का शौक है। वो फॉसिल्स ढूंढते हैं और अपनी कलेक्शन बनाते हैं। तो हम उनके फॉसिल्स देखने चले गए। छोटा सा कमरा है भाई का, जहाँ पे उन्होंने फॉसिल्स रखे हुए हैं, और बहुत ही प्यारा सजाया हुआ कमरा है। सभी फॉसिल्स में से मेरा ध्यान ये जो चूहे जैसा दिख रहा है इस पर गया, और मेरे को लगा कि ये असली है, बट वो क्ले से बनाया गया था। उसके अलावा बाकी सारे फॉसिल्स असली थे और देख के काफ़ी अच्छा लगा। ये ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत ही ज़मीन के नीचे होते हैं और पूरा एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पत्थर तोड़ना है और उसमें से ये निकलेंगे।
अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज कनेक्टेड विद द मोटरेबल रोड। मेरे लिए सबसे बेस्ट जगह थी क्योंकि एक अचीवमेंट बनने वाली थी। हम जाने वाले थे कॉमिक, तो मैं एक्साइटेड था और मैं ज़्यादा टाइम वहाँ बिताना चाहता था, इसलिए हम निकल पड़े लांगजा से। काज़ा में बुरा हाल होने के बाद हमें नहीं लगता था कि हम काज़ा के ऊपर काज़ा की साइट सीइंग में जा पाएंगे। लांगजा में आए और हमें खुशी मिली 13,600 फीट, तो लगा कि ठीक है कर लेंगे, पर 15,000 नहीं जा होगा। बट गाइस यार दिस इज़ एन अचीवमेंट गाइस, 15,000 फीट की ऊंचाई और वी आर इन द हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विद द मोटरेबल रोड कॉमिक। कॉमिक अपने आप में ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी। जब आप ऐसी जगहों पे आते हो तो आप चीज़ें नहीं ढूंढते कि क्या देखा जाए। आप पहले 15-20 मिनट तो ये सोचने पे मजबूर होते हो कि आप आ कहाँ गए। कॉमिक ना सिर्फ हिमाचल का, ना सिर्फ इंडिया का, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा गांव है जिसके साथ एक पूरा मोटरेबल रोड कनेक्टेड है। मतलब आपको थोड़ी सी भी वॉक नहीं करनी पड़ती, कोई भी कच्चा रास्ता नहीं है, कोई भी ऑफ रोडिंग नहीं है, प्रॉपर सड़क है जो आपको सीधा कॉमिक विलेज लेके जाती है। हमने कॉमिक में लगभग 1 घंटा बिताया। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड भी यहीं पे था, तो वहाँ बैठे 2-4 बातें की, आसपास घूमा और देखा कि कैसी लगती है दुनिया इतनी ऊंचाई से। आसपास ग्लेशियर्स थे। आज भी सोच के हैरानी होती है कि कॉमिक विलेज हम जाके आए। ये मेरे लिए हमेशा एक यादगार चीज़ रहेगी। ये गांव हमेशा मेरे दिल में रहेगा। अब बारी थी उस जगह जाने की जहां मैं अपनी लाइफ की पहली चिट्ठी लिखने वाला था। बहुत एक्साइटेड था मैं इस जगह के लिए भी। जब छोटे थे तो डाकिया आता था घर चिट्ठी देने, और वो लाल लाल डब्बे भी हम देखते थे शहर में कई कोनों में, कई जगहों पे जहाँ पे लोग ज़्यादा आते जाते रहते थे। बट मोबाइल के आने के बाद लोगों का चिट्ठी डालना बहुत कम हो गया। अब डाकिया भी नहीं आता क्योंकि कोई चिट्ठी नहीं भेजता। हिक्किम विलेज कॉमिक के बिल्कुल पास में है। आपको सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, मतलब थोड़ी ही दूरी पे हिक्किम विलेज है। तो हम पहुंचते हैं हिक्किम विलेज और देखते हैं बोर्ड लगा हुआ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस का। यहाँ पे पहुंचते ही आपको बहुत सारी छोटी छोटी लोकल शॉप्स दिखेंगी जो आपको की चेन्स वगैरह और पोस्ट कार्ड वगैरह सेल करते हैं। हमने अपना पोस्ट कार्ड लांगजा से ही ख़रीद लिया था और फाइनली मैं पहुंचता हूँ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिक्किम में। इस जगह को वीडियोस में मैं देख रहा था बहुत टाइम पहले से। आज अपनी आंखों से देख के बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। और ख़ास करके मैं जब भी ऐसे बोर्ड पढ़ता हूँ जहाँ पे सरकारी तौर से लिखा होता है
कि आपका स्वागत है दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस में। ऐसी चीज़ें पढ़ के मन और भी खुश हो जाता है। काफ़ी लोग थे यहाँ पे, कॉमिक से ज़्यादा थे। लोगों की भीड़ थी, जिन्होंने पोस्ट कार्ड पहले ले रखे थे वो ऑफिस के अंदर थे और कई ले रहे थे। अंदर इतनी जगह नहीं है कि आप 10-12 लोग खड़े हो सको। आई थिंक मैक्सिमम 4 या 5 लोग ही अंदर जा सकते थे और मैं वेट कर रहा था जगह खाली होने की, ताकि मैं मम्मा पापा के साथ अंदर जा सकूं और हम दिल से चिट्ठी लिख सकें। पोस्ट ऑफिस में सिर्फ एक ही अंकल थे जो आपकी लेटर पे, जो आपकी चिट्ठी पे स्टैंप लगाते हैं। पोस्ट कार्ड डालने की फ़ीस बहुत कम थी, आई थिंक लगभग 4-5 रुपए फ़ीस थी। मैं बैठा और दिल से चिट्ठी लिखनी शुरू की। ये आपको कोई लिमिट नहीं देते टाइम की, आप जितना टाइम लेना चाहो उतना टाइम ले सकते हो चिट्ठी लिखने के लिए। मैं हैरान था कि आज भी 4-5 रुपए में आप चिट्ठी डालते हो और ये चिट्ठी आपके घर तक पहुंचती है। यही नहीं कि ये लोकल के लिए है या फिर इंडिया के लिए है, आप ये चिट्ठी इंटरनेशनल एड्रेस के लिए भी डाल सकते हो। और ये बात सुन के मैं हैरान था। सिर्फ 4-5 रुपए में आप दुनिया के किसी कोने में भी ये चिट्ठी भेज सकते हो। मैंने लिखी अपनी यादें और डाल दी चिट्ठी लेटर बॉक्स में। हमें बताया गया कि ये चिट्ठी लगभग 1 साल ले सकती है और उससे भी कुछ ज़्यादा टाइम। तो हम आज भी वेट कर रहे हैं, लगभग 4-5 महीने हो चुके हैं, बट आई होप इस साल ये चिट्ठी जो मैंने लिखी है हमें ये मिल जाए और हम उस याद को दोबारा से जी सकें। अब हम जिस जगह के लिए निकल चुके थे, मैं कहूँगा कि इंडिया के इतिहास की वो सबसे बड़ी रचनाओं में से एक रचना थी जो आज खड़ी है 2 गांवों के बीच में। हम निकल पड़े थे चीचम ब्रिज को देखने के लिए और चीचम ब्रिज का रास्ता मेरे पूरे सफ़र का सबसे रोमांचक रास्ता कहूँगा मैं, क्योंकि हम इतनी हाइट पे थे, हमें ग्लेशियर्स पास दिख रहे थे और इतनी ब्यूटीफुल सीनरीज दिख रही थी जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। करोड़ों साल पहले जो टेक्टोनिक प्लेट्स टूटकर बाहर आई थी वो हमें इन चट्टानों में दिख रही थी कि ये पहाड़ कैसे फटकर बाहर आए हैं। हैरान करने वाले दृश्य आपको दिखते हैं जब आप चीचम ब्रिज की तरफ निकलते हो। पर अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मैं कहूँगा कि कमज़ोर दिल वाले लोग इस चीज़ को ना ही देखें, क्योंकि ये चीज़ शायद हमारे जीने के तरीके पर सवाल खड़ा कर दे। कभी चीचम और किब्बर के बीच सिर्फ एक रस्सी होती थी। 1000 फीट गहरी खाई के ऊपर लोग लोहे के स्कार्ट पर बैठकर अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते थे, सिर्फ इसलिए ताकि दूसरी तरफ तक पहुंचा जा सके। सालों तक ये सिर्फ मजबूरी थी, पर फिर सरकार ने एक फैसला लिया कि अब एक रास्ता हिम्मत पर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिकेगा। और फिर सालों की प्लानिंग और मेहनत के बाद 2017 में इस खामोश खाई पर एक चमत्कार खड़ा हो गया। आज यहाँ खड़ा है एशिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज, चीचम ब्रिज, जो सिर्फ 2 गांवों को नहीं, पूरी जिंदगियां जोड़ता है।
किन्नौर वैली के बाद अगर मेरे रोंगटे खड़े हुए थे तो वो चीचम ब्रिज पे थे। ये जगह आपको कांपने पे मजबूर कर देती है। मैं सोच भी नहीं सकता कि इस ब्रिज के बनने से पहले लोग कैसे आर पार जाते होंगे। सच मानो पूरा कंक्रीट से बना मजबूत ब्रिज था, बट मेरे पैर, मेरी लातें कांप रही थी। नीचे देखने को तो मन भी कर रहा था। 1-2 बार ट्राई किया पर फिर पीछे हटना पड़ा। मतलब इतनी हाइट थी, और ऐसा भी नहीं कि बीच में कोई सपोर्ट हो या आपको कोई चीज़ बचा सके। सीधा नीचे 1000 फीट, हैरान करने वाली खाई थी। सल्यूट है उन परिवारों को, उन पीढ़ियों को जिन्होंने इस ब्रिज से पहले दुख भरा टाइम निकाला। काफ़ी लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई और आखिर में ये ब्रिज बन गया। बहुत खुशी होती है जब इतने दूर बसे लोगों को कोई नोटिस करता है, उनकी परेशानियां देखी जाती हैं और उनका हल निकाला जाता है। इस ब्रिज के बनने के बाद इंडिया का टूरिज्म और ऊपर गया। लोगों ने स्पीति वैली आना शुरू किया और इसका नाम रिकॉर्ड बुक में शामिल हुआ। अब बारी थी इस प्यारी सी जगह को, इस हैरान करने वाली जगह को बाय कहने की, चीचम ब्रिज को बाय कहने की। दुआ रहेगी कि भगवान इन लोगों का हमेशा ख्याल रखें जो इतनी दूर अपनी दुनिया बसा कर बैठे हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं, और सरकारें और फैसिलिटीज़ यहाँ पर लेकर आए ताकि इनको काम मिले और दूर अपने परिवार को छोड़कर ना जाना पड़े। बड़ी हैरानी होती है कि तिब्बतियन लोगों ने अपना कल्चर बसाने के लिए कैसे पहाड़ों को चुना। धनकर मोनेस्ट्री एक पूरी की पूरी क्लिफ पे बनी हुई है, बट वहीं की मोनेस्ट्री एक पहाड़ पे बसा हुआ पूरा शहर है। आज भी की मोनेस्ट्री में 200 से ज़्यादा मॉन्क और उनके परिवार रहते हैं। की मोनेस्ट्री में स्कूल हैं जहां उनके बच्चे पढ़ते हैं। आज 21वीं सदी चल रही है और ये मोनेस्ट्री 11वीं सदी में बनी थी। 1000 साल हो गए। आपको ये जान के हैरानी होगी कि स्पीति हमेशा से इतनी शांत, इतनी प्यार भरी जगह नहीं थी। ये लद्दाख और तिब्बत में बसने वाले वो सीक्रेट रूट थे जिनको मिलिट्री यूज़ करती थी। इन रास्तों पर बहुत सारी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, जिनमें से एक है 17वीं सदी में होने वाली मंगोलियन और तिब्बतियन लड़ाई, जिसमें इस मोनेस्ट्री का काफ़ी हिस्सा तबाह हो गया। इन लड़ाइयों की वजह से की मोनेस्ट्री को बार बार बनाना पड़ा, इसीलिए आज ये किले जैसी दिखती है। इतने भयंकर मौसम के होने पे, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होने के बावजूद 1000 साल हो गए और आज भी ये मोनेस्ट्री स्पीति वैली की शान बनकर इतिहास को समेटे हुए वैसे ही खड़ी है। कहा जाता है कि की मोनेस्ट्री में 2 मोनेस्ट्रियाँ हैं, एक पुरानी है और एक नई है। मेरा मन पुरानी को देखने को था तो हम उस तरफ गए, बट जैसा कि आपको पता है
कि की मोनेस्ट्री में या कोई भी मोनेस्ट्री में रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो हमारा ज़्यादा वक्त बाहर व्यू पॉइंट पे गुजरा जहाँ पे हमें पुराने घर दिख रहे थे। व्यू पॉइंट बहुत अच्छा था, बट किसी वजह से हमारे हाथ बहुत नम हो गए, अकेले मेरे नहीं, मम्मी पापा के भी। आई थिंक डायमॉक्सी जो कि टैबलेट हमने ली थी हाई एल्टीट्यूड के लिए, उसका असर कम हो गया था। उसका काफ़ी सहारा रहा हमें, क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पर जा चुके थे। की मोनेस्ट्री में भी हमने उतना ही टाइम बिताया जितना हमने कॉमिक विलेज में बिताया था, लगभग 30-35 मिनट। अब हमारी वापसी थी और हमें आर्मी मिलती है जो कि अपनी जान जोखिम में डाल के इन जगहों पर देश की रक्षा कर रही है। अब फाइनली आज के सारे स्पॉट डन हो चुके थे। बहुत अच्छा दिन गुजरा और टाइम था काजा लौटने का, अपने होटल में लौटने का। थक चुके थे काफ़ी और रेस्ट की ज़रूरत थी। काजा पहुंचने के बाद हमने 2-3 घंटे नींद ली और फिर मैं उठा लगभग 8:30 बजे खाना खाने के लिए, क्योंकि भैया ने आवाज़ लगा दी थी हमें कि भैया खाना रेडी है। आज मैं खाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, क्योंकि फाइनली पनीर की सब्ज़ी बनी थी। 5 दिन के बाद हम रोज़ गोभी वगैरह ही खा रहे थे, तो पनीर की सब्ज़ी देखने के बाद काफ़ी खुशी हुई। खाना खाने के बाद रोज़ की तरह सैर करने के लिए मैं बाहर आ जाता हूँ। बाहर आकर भैया के साथ काफ़ी बातें होती हैं। भैया पर नाकों से ज़्यादा कम ही लगी यार, नाकों में काफी हाइट पे है, देन वहाँ पे हवा भी बहुत चलती वहाँ पे पता है वहाँ पे 8 डिग्री टेम्परेचर था, है। अच्छा, और यहाँ पे जब हम कल आए हाँ जी, यहाँ पे 6 था, हाँ जी। तो यहाँ पे फिर कम भी था, कम पर है। वहाँ ज़्यादा वहाँ पे महसूस क्या हुआ। है सर, हवा चलती है। अब कल आप ताबो जा रहे हो ना, हाँ वहाँ पे भी मतलब अगर आप बाहर निकलोगे तो आपको ठंड लगेगी, क्योंकि वहाँ पे भी हवा बहुत चलती है। अच्छा तो ताबो में भी ठंड लगेगी सर। चलो, हवा पर के चलो साथ। शुरू, कल हमारा वापसी का शुरू हो जाएगा ना। वही सर, तो आपको मतलब वो फील ही नहीं होगा भी वैसा। हाँ, चलो ठीक है भैया। भैया के बात करने के तरीके से आपको पता लग गया होगा उनका नेचर। हम्बल होना कोई बुरी बात नहीं है, प्यार से बोलना कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी को जितनी रिस्पेक्ट देते हो उतनी आपको वापस मिलती है। और इन्हीं बातों को सीखते सीखते आज 5वां दिन भी निकल गया। हम तैयार थे डे 6 के लिए और अब वक्त था सोने का। गुड नाइट गाइस। डे 6 में आपका स्वागत है। काजा में रहते हुए हमें 2 दिन हो गए थे, काफ़ी दिल लग गया था यहाँ पे, बट आज फाइनली टाइम था काजा को बाय बोलने का और घर की तरफ निकलने का। पर घर पहुँचने से पहले अभी भी बहुत जगहें थी जो देखने वाली थी। उनमें से एक है पिन वैली एंड मुद विलेज, जहाँ पे अब हम निकल चुके थे। पिन वैली हर किसी की आइटनरी में नहीं होती। साल में करोड़ों लोग स्पीति वैली आते हैं और घूम के चले जाते हैं, बट पिन वैली बहुत रेयर लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा साल में ये बंद रहती है, रास्ते ख़राब होते हैं। और इस रास्ते का अंदाज़ा आप बिल्कुल भी लगा नहीं सकते किसी वीडियो से या किसी के कहने पे। हमारे भैया जी भी पहली बार ही जा रहे थे, सो उनको भी कोई आइडिया नहीं था पिन वैली का, किसी लोकल ने भी हमें नहीं बताया। ये जो ज़मीन है ये बिल्कुल अनटच्ड है, लोगों का आना जाना बहुत कम है। और यहाँ पे जो पहाड़ दिखेंगे आपको, वो स्पीति वैली में जो पहाड़ हैं उनसे बिल्कुल अलग है। अलग मेरा कहने का ये मतलब है कि रोंगटे खड़े करने वाली ज़मीन है, और उनमें से सबसे पहली बात है टेक्टोनिक प्लेट्स। आपको प्रॉपर टेक्टोनिक प्लेट्स दिखती हैं, ऐसे कट दिखते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स में जिनको देख के आप हैरान हो जाते हो। ये वादियाँ बहुत खाली थी, बहुत सुनसान थी, आपको कोई भी नहीं दिखेगा। आई थिंक लोकल भी इतना नहीं दिखेंगे यहाँ पे। बहुत ही हटकर है ये दुनिया, बाकी दुनिया से अलग है। आई थिंक इसका रीज़न ये है कि ये रास्ता भी मेन रोड से कट जाता है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी गलत ट्रेन भी सही मंजिल पे पहुंचा देती है। शायद अगर हमें आइडिया होता कि रास्ता कितना ख़राब है
तो शायद हम इसको कैंसिल कर देते, हम भी छोड़ देते बाकियों की तरह। बट हमें यहाँ पे आना था और शायद इसीलिए हमें पता नहीं था या भगवान ने पता नहीं लगने दिया, क्योंकि अगर ये मिस भी हो जाता तो आई थिंक हमेशा हमारे दिल में रहता कि एक चीज़ छूट गई। सो हमारा यहाँ आना लिखा था, शायद इसलिए आज हम घूम रहे थे पिन वैली में। आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि पिन वैली में जो व्यूज़ हैं, जो ज़मीन, जो पहाड़ हैं, वो हर 2 मिनट में बदल जाते हैं। कभी आपको टेक्टोनिक प्लेट दिखती हैं, कभी आपको ग्लेशियर्स दिखते हैं, कभी आपको नीला पानी दिखता है, कभी आपको रंग बिरंगी मिट्टी दिखती है। हाँ, रास्ता ख़राब था, काफ़ी थकावट भी बहुत हुई, बट आई थिंक पिन वैली जैसी ज़मीन और कहीं दिखती भी नहीं। 1 घंटे की भयंकर ऑफ रोडिंग, भयंकर मतलब ऐसी ऑफ रोडिंग कि मतलब आपको सही रोड दिखे ही ना 5 मिनट के लिए भी। तो आफ्टर 1.5 आवर वी फाइनली रीच्ड मध्य विलेज गाइस, मध्य विलेज पिन वैली। मध्य विलेज में अब लोग रह नहीं रहे, पुराने घर तोड़ दिए हैं। लोग बहुत है। पुराने घर कौन से हैं मध्य विलेज के? यही है घर, ये जो है। ये तोड़े तो नहीं कोई? नहीं, इनको ऐसा है ना, जैसे हमारे बनते हो सीमेंटेड। हाँ। ठीक है, सीमेंटेड का ऐसा होता है कि हमारे रहेंगे गर्मी में भी गर्म, सर्दी में भी ठंडा। हाँ। है ना, इनका ऐसा है कि गर्मी में रहेंगे ये ठंडा और सर्दी में रहते गर्म। इन्होंने लगाया क्या है छत के ऊपर? छत के ऊपर ये मिट्टी लकड़ लगेंगे आपको। अच्छा। ठीक है, उसके ऊपर मिट्टी डाल के लेंटर नहीं डालते, हमारे लेंटर डालते हैं। ये इन्होंने सिर्फ लकड़ के ऊपर मिट्टी डाली है। हाँ। इसीलिए क्या इसको मड विलेज बोलते हैं? मतलब मिट्टी से लेंटर पड़ता है। वो गीली मिट्टी जो गीली डाल मिट्टी, यस, यस, वो सुखाई है। हमारे पंजाब में कच्चे घर बोलते हैं। हाँ, ऐसे कच्चे घर है, सही। गांव में होते हैं कच्चे घर, वो मिट्टी से, पर अब नहीं बनाता कोई, पहले बनाते पहले थे। पुराने टाइम में हमारे भी हाँ। बहुत होते थे, पर ऑक्सीजन की बहुत कमी है। हम कॉमिक भी जा गए, हमें कॉमिक में भी इतना महसूस नहीं हुआ जितना यहाँ। हम कहाँ कोई चढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ खड़े हुए हैं यहाँ पे, पर फिर भी यार सांस फूल रही है। और ये रास्ता पहले बना था फिर तोड़ दिया? पहले बहुत पहले बना था, कच्चा था, अब इसको मेटल कर रहे हैं। मेटल मतलब पक्का कर रहे हैं। पक्का कर रहे हैं। इन भाइयों के साथ बात करके काफ़ी अच्छा लग रहा था। मध्य विलेज के बारे में काफ़ी डिटेल मिल रही थी और रास्ते के बारे में हमने काफ़ी बात की, क्योंकि काफ़ी परेशान हुए। बट इन्होंने बताया कि 2003 के बाद अब रास्ता बन रहा है दोबारा से। उससे पहले भी था रास्ता, बट वो काफ़ी टूट चुका था और मुझे लगा कि ये यहीं के रहने वाले हैं। बट बात करने पे पता लगा कि दोनों भाई रामपुर से थे। रामपुर शिमला के पास था। आई थिंक जितना डिस्टेंस हमने कवर किया उतना ही इन भाइयों ने कवर किया है। बात करने पे पता लगा कि 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन का और अभी यहीं रह रहे हैं, एक कमरा मिला हुआ है। ये बात सुन के मेरे को अपनी थकावट कम लगी कि अगर कोई इस जगह पे विदाउट एनी सिग्नल, जहाँ पे आपको कोई लोग नहीं दिखते, 6 महीने के लिए एक कमरे में रह रहा है, तो हम जो 1.5 घंटे के लिए ऐसी सड़क पे ड्राइव करके आए थे वो कुछ भी नहीं था। पिन वैली में हमने काफ़ी टाइम बिता लिया था। दोनों भाइयों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। अब वक्त था ताबो के लिए निकलने का, पर उससे पहले हमारे पास एक और स्पॉट था जो देखना बाकी था, लिंगटी वाटरफॉल। तो पिन वैली को बाय बोलकर हम निकल पड़ते हैं लिंगटी वाटरफॉल के लिए।
फाइनली हम पहुंच जाते हैं लिंगती वाटरफॉल। ये वाटरफॉल बहुत ज़रूरी है स्पीति वैली एरिया के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं है, ये एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है। ऊपर टर्बाइंस लगी हुई हैं, ये पानी पहाड़ों में से निकल के आ रहा है, और जब ये पानी उन टर्बाइंस को घुमाता है तो इस एरिया के लिए काफ़ी बिजली जनरेट होती है। तो एक तरह बहुत हेल्पफुल है ये हाइड्रो प्रोजेक्ट इस एरिया के लिए। लोग काफ़ी रुकते हैं यहाँ पे लिंगती वाटरफॉल को देखने के लिए, क्योंकि ये जो पानी निकलता है 3 अलग अलग पाइपों में से निकलता है, और जब बर्फ़ जमती है तो ये तीनों पाइपों में से पानी जो निकल रहा है ये पूरी तरह जम जाता है और एक अलग ही दृश्य दिखता है। एक अलग की बर्फ़ की छत बन जाती है जिसके नीचे लोग बैठ के कॉफ़ी और चाय पीते हैं। तो ये था लिंगती वाटरफॉल। अब हम चलते हैं ताबो के लिए। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं ताबो, अपने वापसी के पहले गांव में। ताबो पहुंचना इजी था, रास्ता भी छोटा था। पहुंचते ही हम अपने होटल में चेक इन कर लेते हैं। बट एक प्रॉब्लम थी कि हमारा होटल काफ़ी नीचे था, मेन रोड से काफ़ी दूर था, तो हमें काफ़ी वॉक करके आना पड़ा, स्पेशली विद हमारे जो लगेजेस थे, बैग्स थे, उनकी वजह से काफ़ी महसूस हो रहा था। जो सबसे अच्छी बात थी ताबो की वो थी यहाँ की हरियाली। अगर काज़ा के बाद हमें कहीं पे हरियाली दिखी तो वो ताबो में थी। हमारी बालकनी के बाहर ही बहुत सारे सेब के पेड़ थे जिनको देख के खुशी मिल रही थी। ताबो में हमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं हो रही थी, जो कि बहुत अच्छी बात थी। अभी काफ़ी टाइम पड़ा था रात होने को और हमारे पास करने के लिए आज कुछ नहीं था। ताबो में कुछ ज़्यादा देखने के लिए है नहीं, और इसीलिए हमने सोचा कि नींद पूरी की जाए, तो हम 3-4 घंटे के लिए सो जाते हैं। फाइनली हम उठते हैं 7 साढ़े 7 बजे। हमें था कि खाना रेडी हो जाएगा 8 साढ़े 8 बजे तक, बट यहाँ पे जिस होम स्टे में हम रुके थे यहाँ पे लोगों की कमी है जो काम करते हैं। तो एक ही बंदा हमें दिख रहा था किचन में सब कुछ बना रहा था। ये एक अलग एक्सपीरियंस था हमारा, एक लर्निंग एक्सपीरियंस था जो कि नहीं होना चाहिए। फाइनली खाना आ जाता है लगभग 9:30 के पास। जितनी जल्दी हम ताबो पहुंचते हैं उतनी ही लेट हमें खाना मिलता है आज, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करते हैं। तो डे 6 में हमने और ज़रूरी चीज़ें सीखी, और खाना लेट होने की वजह से अब पूरी तरह थक चुके थे। टाइम था सोने का और डे 6 को एंड करने का। आपसे मैं मिलता हूँ डे 7 में। गुड नाइट गाइस। डे 7 में आपका स्वागत है। धूप काफ़ी तीखी थी आज। दिन की शुरुआत काफ़ी स्लो हुई बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न जो मैंने आपको कल बताया था। पार्किंग काफ़ी दूर थी, तो गाड़ी दूर होने की वजह से सामान लेके आना एक एक करके बहुत मुश्किल था हमारे लिए।
हम दिन के शुरुआत में ही थका हुआ फील कर रहे थे। 7 दिनों के कपड़े, 7 दिनों का सामान, तो बैग्स काफ़ी भारी थे। बट एनी हाउ हमने ताबू को बाय बोला और निकल पड़े अपनी जर्नी के लिए। एक बार फिर से हम आ पहुंचते हैं ख्वाब संगम ब्रिज, वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह को देख के अरसा हो गया। और जब हम पहले दिन ख्वाब संगम पहुंचे थे, उस दिन क्या भयंकर हवा चल रही थी। आज मेरे बाल बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे और पूरी तरह धूप निकली हुई थी। लोग भी बहुत कम थे आज। 1-2 शॉप्स लगी हुई थी जो कि उस दिन नहीं थी। ताबो या काजा से जब आप वापस आते हो तो आप काफ़ी नीचे को उतरते हो, जिससे आपकी गाड़ी पे काफ़ी लोड आता है, ब्रेक्स पे काफ़ी लोड होता है। तो उसी चीज़ के लिए हमें रुकना था यहाँ पे, ताकि गाड़ी थोड़ा रेस्ट कर सके और हम भी रेडी हो जाएं दोबारा से किन्नौर वैली एंटर करने के लिए। बस एक और रात और फिर हम वापस निकल जाएंगे अपने शहर के लिए, अपने जालंधर के लिए। तो एक बार फिर हम कटते हैं मेन रोड से, क्योंकि इतने सुनसान इलाके देखने के बाद अब बारी थी थोड़ी चहल पहल की, अब बारी थी थोड़ा नॉर्मल होने की। और नॉर्मल होने के लिए हम आ पहुंचते हैं रिकोंग पियो। रिकोंग पियो एकदम बड़ा शहर था। इतने दिनों बाद जब हमने देखा है लोग अपने कामों पे जाते, गाड़ियों को देखा है, मोटरसाइकिल्स को देखा है, तो एक अलग ही फीलिंग थी। बट अभी एक एहसास भी था कि वो शांति, वो सुकून पीछे रह गया है। अब फिर से शहरों की चहल पहल शुरू हो गई। रिकोंग पियो में हमारा स्टे नहीं था, बस यहाँ पे हम 1-1.5 घंटे के लिए थे। हमें काफ़ी भूख लग चुकी थी, हमने खाना खाया भी नहीं पूरे रास्ते में, तो हम चाहते थे कि कुछ खाया जाए, इसलिए रिकोंग पियो में हमने ठहरना सही समझा। हमने खाना खा लिया था और काफ़ी फ्रेश थे। अब हम रेडी थे फाइनल डेस्टिनेशन कालपा के लिए, जहाँ पे हमारा स्टे है। रिकोंग पियो से 5-6 किलोमीटर ऊपर पेड़ों से बिल्कुल ढका हुआ किन्नर कैलाश रेंज के बिल्कुल सामने बसा है एक प्यारा सा छोटा सा गांव, जिसको वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेजेस इन हिमाचल प्रदेश की लिस्ट में डाला गया है। गाइस, वी आर एट आवर फाइनल डेस्टिनेशन कालपा।
कालपा पहुंचने के बाद सामान वगैरह हमने जब होटल में रख लिया, थोड़ी रेस्ट की हमने, फ्रेश हुए, तो शाम होने से पहले हम निकल पड़ते हैं सुसाइड पॉइंट के लिए, ताकि जल्दी से देख के टाइम से वापस आया जाए। कल्पा से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे डेंजरस स्पॉट, जिसको लोग यहाँ पे देखने आते हैं उसकी गहराई की वजह से, दैट हाउ स्टीप हाउ डीप इज़ दिस पॉइंट, रियली यू नो, बहुत ख़तरनाक पॉइंट जहाँ पे हम अभी खड़े हैं। ऑल्सो द नेम सेज इट ऑल, सुसाइड पॉइंट गाइस, वी आर एट सुसाइड पॉइंट कालपा। यहाँ पे आप एक जगह पे ठहर भी नहीं सकते थे, इतनी तेज़ हवा थी, क्योंकि ये एक कॉर्नर पॉइंट है, तो काफ़ी तेज़ हवा थी, हिला देने वाली हवा थी, तो ड्रोन उड़ाने का तो सवाल ही नहीं पैदा हुआ यहाँ पे। मैं ग्रिल के पास जाने से भी डर रहा था, एकदम स्टीप खाई है। और एक जो बात सबसे अजीब थी, जिस पॉइंट पे फेंसिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं थी, जो कि खाई के बिल्कुल ऊपर था। जिस रोड से हम आए थे, करशम डैम वाला रोड, वो इतना छोटा दिख रहा था कि मेरी आंखों पे मेरे को यकीन नहीं हो रहा था। हाईएस्ट डेंजरस पॉइंट कह सकते हैं हिमाचल का इसको। भाई मिनटों सेकंडों में सुसाइड पॉइंट पे इतनी हवा चल रही है, मतलब हमारे 7 दिन के टूर में इतनी हवा, इतनी स्ट्रॉन्ग विंड हमें अभी तक कहीं नहीं मिली। सो ऊपर से ना छोटे छोटे लिटल स्टोन्स दे आर फॉलिंग बिकॉज ऑफ द हैवी विंड, तो निकल जाना चाहिए ना जब भगवान आपको सिग्नल दे। और ऊपर से नाम भी ऐसा है कि डर लगता है भाई। डर तो लग ही रहा था, और काफ़ी लोग इस टाइम पे आ रहे थे, जो कि एक अच्छी बात नहीं थी। बारिश होने वाली थी, तो हमें था कि जल्दी से जल्दी निकला जाए। 8वें दिन की अर्ली मॉर्निंग, सुबह के 3 बजे थे, और 3 बजे उठना आसान नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि सुसाइड पॉइंट से डायरेक्ट सीधा डेट शुरू हो गया। इट्स बिकॉज हम बहुत जल्दी सो गए थे, क्योंकि हमें आज ऑलमोस्ट 14-15 घंटे की ड्राइव करनी है। तो अभी हमारा टारगेट था कालपा से शिमला तक का, जिसमें हमारा आधा दिन निकलने वाला था। बट हम शिमला में एक और दिन स्टे नहीं करना चाहते थे। हम चाहते थे कि हम आज रात जालंधर पहुंच जाएं, और इसीलिए 3 बजे शुरू करने का सोचा आज का दिन। नारकंडा पहुंचने पे हम एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, और इस पेट्रोल पंप पे जो व्यू था पहाड़ों का बहुत सुंदर था। सेबों के बाग दिख रहे थे, और हम देख के बहुत हैरान थे। फाइनली हम पहुंच गए थे उस जगह जहां से इस सफ़र की शुरुआत हुई थी, एमसी पार्किंग शिमला। बट जो प्रॉब्लम हमें सफ़र के शुरुआत में आई थी,
वो दोबारा से होता है कि गाड़ी की बैटरी दोबारा से डेड हो जाती है, बट इस टाइम भैया हमारे साथ थे तो उनकी गाड़ी की मदद से हमने बैटरी को चार्ज किया और दोबारा से गाड़ी स्टार्ट हुई। अब हम रेडी थे फाइनली जलंधर के लिए, बट उससे पहले मैं भैया से स्पेशली मिला और उनका धन्यवाद किया। हमारे साथ वो 7 दिन रहे, उनसे बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिली। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टूर रहा हमारा, और भैया के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया था। मैं ये हमेशा चाहूँगा कि मैं दोबारा भैया से ज़रूर मिलूँ और एक और टूर उनके साथ करूँ। सो तब तक के लिए भैया को अलविदा हम बोल चुके थे और अब बारी थी जलंधर के लिए निकलने की। इतने दिनों बाद घर आके एक अलग ही सुकून मिला, और हमारा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा घर में इंतज़ार कर रहा था हमारा, जिसको 8 दिन पड़ोसियों ने संभाला। फाइनली अब हम घर थे और मैगी काफ़ी खुश थी। उसको देख के हमें भी बहुत खुशी हो रही थी। पूरी दुनिया भी अगर हम घूम लें, घर से अच्छी जगह कोई नहीं। ये सफ़र आसान नहीं था, पर हर मोड़ ने अपनी मोहर छोड़ दी। हवा में ठंड थी, रास्तों में लंबा इंतज़ार, और पहाड़ों के बीच सिर्फ चलना ही काफ़ी था। हमने जो देखा वो कैमरों में रह गया, पर जो महसूस हुआ वो दिल में उतर गया। ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं थी, ये ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मिलने वाला रास्ता था। सही कहते हैं वो लोग कि अपनी जवानी में कभी स्पीति मत जाना, नहीं तो उसके बाद पूरी ज़िंदगी कहीं पहाड़ अच्छे नहीं लगेंगे।